नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनअकैडमी आज भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास। यहाँ आपको मिलेगा डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और कई बार सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से हम दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में इस हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओं का मैं लगातार मेंस देता रहा हूं और आज भी दे रहा हूं। दोस्तों, आज अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों। आप यहां अपने मनपसंद एजुकेटर के द्वारा आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप उनको साधक बना सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी सिलेबस है वह कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। बीएससी सीएससी हिंदी के मंच पे जो भी सिलेबस है वह कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। अब हम आपको बता दें कि यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 महीने की जो फी है वो है 8,000 रुपये। 3 महीने की जो फी है वो 17% छूट के साथ 20,000 रुपये। 6 महीने की जो फीस है वो 25% छूट के साथ 36,000 रुपये और 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो 54% छूट के साथ 44,000 रुपये। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। एक है प्लस कोर्स और दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। पहले हम देखते हैं कि प्लस कोर्स में आखिर क्या है। प्लस कोर्स में मिलेगा आपको लाइव क्लासेज मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। मतलब ये 4 चीज है आपको किसमें मिलेगा? प्लस कोर्स में मिलेगा। और इसके लिए जो फीस रखा गया है, सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने की फीस रखी गई है 44,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 39,600 रुपये में यह प्लान पड़ेगा। 2 साल का जो फीस रखा गया है, 24 महीने की जो फी है प्लस कोर्स में, वो है मात्र 64,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 57,600 रुपये में यह प्लान पड़ेगा। दोस्तों, इस कोरोना काल ने जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब इससे कम फीस पे इतना बेहतर सुविधा कोई भी एकेडमी आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग मुहैया नहीं करा सकती है। और यह कोर्स उनके लिए है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति से दूर हैं। उनके लिए यह प्लस कोर्स एक बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में साधक बनाइए। इसी तरह हम देखेंगे दोस्त कि दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। यूपीएससी सीएससी हिंदी में दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या मिलेगा आपको? टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, हाँ, पर्सनल कोच, डेली मेंस Q&A प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक आपको दिया जाएगा। इसके लिए जो फीस रखा गया है, सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वह 12 महीने का जो फीस है वो रखा गया है मात्र 64,000 रुपये। और अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं
तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए पेड करना होगा मात्र 57,600 रुपए। दोस्तों अब आइकॉनिक में जो 2 साल का फीस है, मतलब 24 महीने की जो फीस रखी गई है, वो रखी गई है मात्र 99,000 रुपए। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको यह प्लान पड़ेगा 89,100 रुपए। दोस्तों यह जो आइकॉनिक कोर्स है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो या तो अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या वो तैयारी करना अभी शुरू किए हैं। उनके लिए यह बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इतनी सारी चीजें इस आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे आपको मुहैया कराई जा रही है। डेली लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस Q&A प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको दिया जाएगा। मतलब इतनी सारी सुविधाएं अनअकैडमी के आपके आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसलिए दोस्त आप लोग जिससे जुड़िए और इसका फायदा उठाइए तथा आप हमारे कोड AKS001 को प्रयोग करते हुए आप इसका भी फायदा उठाइए और 10% की छूट पाइए तथा आप हमारे कोड के माध्यम से एडमिशन लीजिए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं दोस्त। चलिए अब हम शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जरिए से गांधी जी और उनका आंदोलन। हम आज यहाँ पढ़ेंगे गांधी जी का उदय से लेकर और उनके आंदोलन, वो जिस जिस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं हम आज उसका यहाँ अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ठीक से देखेंगे। गांधी जी और उनका आंदोलन। सबसे पहले हम थोड़ा सा में देख लेते हैं कि गांधी जी का जीवन परिचय। हम देखते हैं कि 1869 में गांधी जी पैदा लिए और 1948 में उनका देहावसान हो गया। अब इसके बीच में गांधी जी का जीवन परिचय क्या था, शुरुआत का जीवन कैसा था, उस चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता पिता कट्टर हिंदू थे। इनके पिता करमचंद, इनको कबा गांधी भी कहा जाता था, पहले पोरबंदर रियासत के दीवान थे। बाद में क्रमशः राजकोट और बीकानेर के दीवान बने। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ कहाँ के दीवान रहे थे। तो 3 जगह के दीवान रहे, यही वो पूछना जानना चाह रहा था। कमीशन यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान रहे थे। तो पोरबंदर के दीवान भी रहे थे, राजकोट रियासत के भी दीवान रहे थे और राजस्थान के बीकानेर के भी दीवान रहे थे। 3 स्टेटों के वो दीवान थे इनके पिता करमचंद गांधी। समझ गए, यही एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मोहनदास करमचंद मोहनदास करमचंद मतलब महात्मा गांधी जब 13 वर्ष के थे तभी इनकी शादी किसे, कस्तूरबा बाई से हो गई। कस्तूरबाई, जिनको कस्तूरबा कहा जाता है, कस्तूरबा, बा माने बहन, कस्तूरबा से इनकी शादी हो गया 13 वर्ष की उम्र में। 1892 में जब दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले, देखते हैं इसके बीच में क्या होता है। गांधी जी 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई और गांधी जी बाद में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और जब वहां से वो बैरिस्टर बन के आए उसी समय घटना घटी। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापार करने वाले भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला ने उनके सामने मुकदमा देखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और 1803 में हम इस तरह देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1892 में जब दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक दादा अब्दुल्ला नामक
व्यापारी ने गांधी जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उसके मुकदमे को वो देखें, तो गांधी जी ने इसको स्वीकार कर लिया। और 1803 में अब इस तरह देखते हैं कि गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा देखने के लिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेद की रीति बरता करते थे। हम देखते हैं कि भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका भी इंग्लैंड का गुलाम था, और वहाँ भी जो भारतीय, चूंकि वहाँ पे काफी भारतीय मूल के व्यापारी बसे हुए थे, भारतीय मूल के लोग बसे हुए थे, जो वहाँ पे उनके साथ भी जैसे भारत में भेदभाव किया जाता था, उसी तरह ब्रिटिशरों के द्वारा वहाँ भी उनके साथ काफी भेदभाव किया जाता था। और गांधी जी ने इसको महसूस किया। हम बाद में देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया और इसमें काफी हद तक उनको विजय की प्राप्ति हुई। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेदी की नीति बरता करते थे। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, इसलिए कर देना पड़ इसके लिए क्या देना पड़ता था? उनको पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कर देना पड़ता था। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। मतलब गांधी जी ने कहा कि इसके लिए क्या मतलब है कि भारतीय लोग जो हैं अगर पंजीकरण प्राप्त कराते हैं तो उसके लिए उन्हें शुल्क देना पड़े, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी ब्रिटिशियन आ रहे हैं उनको ये इससे अलग रखा गया है। तो यह क्या हुआ? भेदभाव की नीति हो गई। इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। किसका? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। और इस के विरोध स्वरूप उन्होंने इस अधिनियम को समाप्त करने के लिए एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा, और उन्हें इस अधिनियम को समाप्त करवाने में गांधी जी को सफलता मिली। यह गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में पहली सफलता थी। अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया, गांधी जी ने 1906 में पहली बार कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में ही प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा जो गांधी जी बाद में 1930 में भारत में चलाए थे, उस आंदोलन का गांधी जी ने सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। वहीं उन्होंने सत्य के दर्शन का विकास किया। इसका मुख्य तत्व था सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने इसी आंदोलन, अफ्रीका के आंदोलन के दौरान ही सत्य और अहिंसा नामक दर्शन का इन्होंने विकास किया। 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने पहली बार स्वराज की व्याख्या किया। स्वराज मतलब अपना राज्य, स्वराज मतलब अपने राज्य की हिंद स्वराज में अपनी पुस्तक में 1906 में गांधी जी ने पहली बार स्वराज की व्याख्या की। अब हम गांधी जी के एक एक आंदोलन को यहाँ से उठाते हुए चलेंगे, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, अब तो 200 नंबर का 200 शब्दों का 150 125 शब्दों का प्रश्न आ रहा है। मान लीजिए पूछ देगा कि गांधी के चंपारण आंदोलन की व्याख्या कीजिए, तो आपको तो लिखना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए कुछ में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए प्रीलिम्स अब क्या है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथों साथ किया जा सकता है, क्योंकि अब तो छोटे छोटे प्रश्नों का जमाना आ गया। पहले जो लेंदी प्रश्न आते थे 600 700 800 शब्द के, अब वो तो नहीं आ रहे हैं। अब तो 200 शब्द, किसी भी गांधी के एक आंदोलन को उठा के आप लिखेंगे तो आप 200 से ज्यादा शब्द उस पर लिख जाएंगे। तो ये आप ये तैयार रहिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होता है। गांधी गांधी मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब गांधी ही है, और गांधी एक इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में है कि इनके आंदोलन की कोई भी परीक्षा में अनदेखी नहीं किया जा सकता।
क्योंकि गांधी तो ऐसे भी भारत के क्या है, राष्ट्रपिता हैं, उनको हमको ऐसे भी उनके बारे में जानना चाहिए। गांधी के जानने का मतलब है कि हम भारत को सही तरीके से जानेंगे, भारत को जानेंगे, भारत के लोग को जानेंगे। और मतलब गांधी क्या हुआ, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको भी हम देखेंगे। इस तरह हम गांधी के पहले आंदोलन की शुरुआत हम करते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था 1917 में। अब चंपारण आंदोलन क्या था, हम देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन कहा जाता है कांग्रेस का, जहां क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का भी आपस में समझौता। ठीक है, जहां देखते हैं कि यहीं पे गांधी जी इसी आंदोलन में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए। वहीं बिहार के एक कांग्रेस के प्रतिनिधि थे राम कुमार शुक्ला, जिससे गांधी जी की मुलाकात हुई और उन्होंने गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले में प्रचलित तीन कठिया व्यवस्था के बारे में बताया। तीन कठिया व्यवस्था क्या थी, तीन कठिया व्यवस्था यह थी कि एक बीघे मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो होता था वो नील की खेती करना अनिवार्य था। तो तीन कठिया पद्धति के बारे में बताया। और इसमें जो लोगों का जो शोषण हो रहा था अंग्रेज अधिकारियों द्वारा, अंग्रेज निलाह जमींदारों के द्वारा, उसके बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया। तथा इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राम कुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण आने का सुझाव दिया। और उन्हीं के कहने से गांधी जी 1917 में चंपारण आए और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। और इसमें लगभग गांधी जी को जीत भी प्राप्त हुई, क्योंकि इससे किसानों को काफी, पूरी तरह से तो समाप्त नहीं किया गया, लेकिन इससे किसानों को काफी राहत प्राप्त हुई। और हम अब इसी को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। यही था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे। वैसे तो हम देखते हैं कि गांधी जी कब 1909-10 में भारत आए, लेकिन उसके पहले एक बार बीच में गांधी जी ने भारत आए थे और 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी दोबारा वापस चले गए दक्षिण अफ्रीका और 2009 1909-10 में गांधी जी दोबारा आए। उसके बाद 2016 के बाद गांधी जी भारतीय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हुए और उनका पहला जो आंदोलन था वह था चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन का कम से कम 3/20 मतलब 3 कठिया, मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर भाग पर, तीसरे भाग पर क्या करता था, नील की खेती करना अनिवार्य था। वही एक कर रहा है, 3/20 का मतलब वही है। किसानों को अपनी जमीन पर कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे क्या कहा गया, 3 कठिया पद्धति कहा गया। 3 कठिया पद्धति 1917 ईस्वी में चंपारण के किसान राम कुमार शुक्ल
ने गांधी जी को लखनऊ में भेंट किया। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था 1916 में, इन्होंने गांधी जी से भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी चंपारण पहुंचने पर वहां के कमिश्नर ने तुरंत उनको चले जाने को कहा, क्योंकि अंग्रेज क्या थे, गांधी जी से पहले से परिचित थे, क्योंकि गांधी जी के आंदोलनों के बारे में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सुन रखा था और गांधी से वो पहले से परिचित थे। इसीलिए गांधी जी जब राम कुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर, वहां के कमिश्नर ने तुरंत जिला छोड़ देने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसका उल्लंघन किया और इसको नहीं माने। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी, कई बार ये बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि गांधी जी के सहयोगी वहां कौन कौन थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहरी पारिक, ब्रिजकिशोर थे। यहीं पे कभी कभी पूछ देता है, इसी में से एक दो लोगों का नाम गायब करके और पूछ देता है कि कौन कौन इसमें शामिल रहे थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। जब गांधी जी ने वहां पे, जब कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी नहीं माने और गांधी जी ने वहां अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया चंपारण में। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार झुक गई। पहले तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया और वार्ता के दौरान गांधी जी से वार्ता के दौरान वहां पे क्या हुआ, एक जांच कमीशन का गठन किया गया। एक जांच कमीशन जिसका एक सदस्य के रूप में महात्मा गांधी भी शामिल थे और गांधी जी आयोग को यह समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि तीन कठिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। मतलब गांधी जी उस कमेटी के खुद एक सदस्य थे, उन्होंने अन्य सदस्यों को यह समझाने में सफल रहे कि तीन कठिया जो पद्धति है इससे किसानों को कितना ज्यादा हानि हो रही है और कितना उनका शोषण किया जा रहा है, और वो गांधी जी अपनी बात को समझाने में सफल रहे और इस तरह उन्होंने मांग किया कि तीन कठिया प्रणाली जो है वो पूर्णतः समाप्त होना चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूल किया गया है उसके लिए हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि मालिक लोग जो थे, जो नीलहे मालिक जो थे अंग्रेज, वो क्या करते थे, किसानों से जबरदस्ती धन वसूल लिया करते थे। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के समय में जो कमीशन का गठन किया गया था तीनकठिया पद्धति को जांचने के लिए, उसके सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया था, तो गांधी जी भी इसके एक सदस्य थे। गांधी जी आयोग को यह समझाने में पूर्णतया सफल रहे कि तीन कठिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। यूरोपीय नीलहे किसानों को की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। जो नीलहे जो थे, नीलहे मतलब नीलहे किसान जो थे, नीलहे मतलब क्या हो गया, नील के जो व्यापार लोग करते थे, जो खेती करवाते थे, यहाँ पे किसानों की 25% जो राशि थी उसको वापस करने पर राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि देखिए गांधी जी क्या जानते, देखिए गांधी जी जानते थे कि 100% तो वापस हो ही नहीं सकता है और उस मांग को मानना भी क्या था, कोई वाजिब नहीं था। इसीलिए जो भी मिल रहा है उसको इन्होंने स्वीकार करना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। गांधी जी जानते थे कि पूरा मांगने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो मिल रहा है हो सकता है कि वह भी ना मिले आंदोलन करने से, और जब ज्यादा हम आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि बल प्रयोग के द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। इसको देखते हुए गांधी जी ने जो समझौता हुआ उसके तहत किसानों को 25% जो धन नीलहे जो मालिक थे वापस करने के लिए तैयार हो गए और गांधी जी ने इसको, इस समझौते को स्वीकार कर लिया। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी राशि यूरोपीय जो नीलहे थे, नील के व्यापारी थे, कितनी राशि वापस करने के लिए राजी हो गए थे, तो 25%।
इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया यह पहला सत्याग्रह सफल रहा। लेकिन एनजी रंगा जो ये क्या थे, एक किसान नेता थे, मजदूर यूनियन के नेता थे, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। क्यों किए थे? कि इनका मानना था कि गांधी जी को 100% माफी के लिए, 100% धन वापसी के लिए संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी क्या थे, गांधी जी बहुत ज्यादा दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि 100% तो वापस हो ही नहीं सकता है, और भारत की जनता अभी इतने बड़े आंदोलन के लिए तैयार भी नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने बीच का मार्ग अपनाया और 25% माफी पे ही गांधी जी तैयार हो गए। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा किए गए कृत्यों को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें क्या कहा, महात्मा की उपाधि दिया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि गांधी जी के चंपारण विद्रोह का, चंपारण आंदोलन का या चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो थे एनजी रंगा। मेंस में भी आपको पूछेगा तो यही लिख देना है। बिहार बीपीएससी में तो पूछता ही पूछता है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह। अगर बाहर भी कहीं भी पीएससी में भी पूछ लेता है, चाहे जहां भी पूछता है 200 शब्दों में, तो आपको इतना ही लिखना है, 200 से ज्यादा ही शब्द हो जाएंगे। अब इसके बाद गांधी जी ने दूसरा एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया, वो था अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर, कपड़े की मिल में काम करने वाले मजदूरों के हक को लेकर गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया 1918। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो मालिक जो थे, नील मतलब जो क्या था, हम देखते हैं कि सूती वस्त्र के जो भी कारखाने थे उसके मालिक क्या थे? पूरी तरह से इंडियन लोग थे, भारतीय लोग थे। और उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे, मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले को लेकर इनके बीच क्या हुआ? आंदोलन पहले से चल रहा था, विवाद चल रहा था, और इस विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और अहमदाबाद मिल मजदूरों के हक मांग को जायज मानते हुए उन्होंने उनके लिए आंदोलन किया, और यह भी गांधी जी का आंदोलन सफल रहा। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर थी, क्योंकि उसी समय हम देखते हैं कि प्लेग फैला हुआ था गुजरात में, और प्लेग फैलने से क्या हुआ कि कुछ दिन तक जो काम बंद रहा, उसके उसके अभी वेतन मजदूर मांग रहे थे, बोनस के रूप में चाह रहे थे, लेकिन जो मालिक थे वह देने से इनकार कर रहे थे। इसी को लेकर मिल मालिकों और मजदूर यूनियनों के बीच संघर्ष चल रहा था, विवाद चल रहा था। इसी विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और मजदूरों की मांग को उचित माना, क्योंकि मजदूर जो थे, क्योंकि भले ही काम नहीं हुआ लेकिन उनको भी तो रोटी का अधिकार है। काम नहीं हुआ तो यह तो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन वो रोटी कहाँ से खाते, अपने परिवार का भरण पोषण कहाँ से करते? इसीलिए गांधी जी ने उनकी मांग को उचित माना। अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने को कहा। गांधी जी ने कहा कि मजदूरों से कहा कि आप लोग हड़ताल पे चले जाइए, और यह घोषणा की कि उन्हें 35% जो है वो बोनस तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी है। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिक ने यह मामला न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए कहा।
न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा। मतलब गांधी जी के द्वारा जो मांग किया गया था, जो अंग्रेजी सरकार ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, ट्रिब्यूनल ने भी गांधी जी की मांग को उचित माना और 35% बोनस देने को कहा। इस संघर्ष में अंबालाल साराभाई की बहन, अंबालाल साराभाई खुद क्या थे, एक मिल के मालिक थे। इन्हीं के मिल में मजदूरों ने हड़ताल किया था। उनकी बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही, जबकि उनके भाई अंबालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त होते हुए भी उनके विरोधी रहे। हम देखते हैं कि जिस मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी ने भाग लिया, उसके मालिक जो थे अंबा लाल साराभाई, वो गांधी जी के मित्र थे, लेकिन क्योंकि आंदोलन की बात थी तो गांधी जी के विरोधी रहे। लेकिन उनकी बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही अहमदाबाद मिल मजदूरों को आंदोलन में, और उन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया। यह पूछता है प्रश्न कि अनुसुईया बेन गांधी जी के किस आंदोलन में सहयोगी रही, तो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिब्यूनल के समझौते के तहत कितना प्रतिशत बोनस के रूप में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की समाप्ति के बाद कितना प्रतिशत बोनस के रूप में मिलने के लिए जो समझौता हुआ, वो था 35%। 35%, ये कई बार पूछा गया था। तीसरा गांधी जी का सफल आंदोलन रहा, वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, देखिए खेड़ा सत्याग्रह अब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोनों एक ही साल हुआ, 1918 में ही। इसीलिए यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित गांधी जी के आंदोलनों को क्रम से लगाइए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कई बार यह पूछा गया है। इसका आंसर यही होता है कि हम देखते हैं केवल क्या है, डेट का फर्क है। इसीलिए हमेशा आप लोग बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, हम लोग भी कंफ्यूजन में हो जाते थे। इसमें सबसे पहले होगा चंपारण को तो क्लियर है 1917 में हुआ, लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918 में हुआ। लेकिन पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ। तो इसका क्रम जो बनता है वो बनता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह। यही क्रम इसका बनता है। ठीक है, चलिए तीसरा जो गांधी जी का सबसे सफल आंदोलन रहा, वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ है, गुजरात जिले में किसानों ने फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा जब लगान में छूट नहीं दिया गया, हुआ क्या था कि जब प्राकृतिक आपदा से खेड़ा में किसानों की फसल चौपट हो गई, तो सरकार द्वारा लगान में उन्हें कोई छूट नहीं दिया गया। इसी को लेकर किसानों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसानों, जिसमें गांधी जी ने किसानों का साथ दिया, और खेड़ा आंदोलन में ही गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और अन्य युवा लोगों ने गांव-गांव दौरा किया, और गांधी जी के इस आंदोलन में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी को सफलता मिली, और अंग्रेज सरकार द्वारा यहां भी झुकना पड़ा और लगान में छूट देना पड़ा। यही था खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। मतलब किसानों ने क्या किया, किसानों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, और इस आंदोलन में किसानों की मांग को गांधी जी ने जायज मांगा और किसानों का पक्ष लिया। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक अन्य युवा लोगों ने गांव का दौरा किया और किसानों को इसके लिए तैयार किया। इस आंदोलन के लिए यहाँ भी एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, और उसने किसानों की मांग को उचित माना और किसानों को राजस्व में छूट प्रदान किया गया। मतलब ये भी गांधी जी का जो खेड़ा आंदोलन था, ये भी सफल रहा। अब
अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में शुरू हुआ। और यही खिलाफत आंदोलन बाद में हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में बढ़ जाता है, जो 1920 से लेकर 1922 तक यह आंदोलन चलता है। आखिर खिलाफत आंदोलन क्या था? हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तुर्की क्या था? तुर्की दूसरे गुट में था, जर्मनी के गुट में था तुर्की। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र संघ को विजय प्राप्त हुई, तो तुर्की के साथ, के खलीफा के साथ, तुर्की के सुल्तान के साथ, तुर्की का सुल्तान उसमें कहा था, ऑटोमन राज्य कहा जाता था तुर्की को। ऑटोमन राज्य का जो सुल्तान था वह इस्लामिक जगत का उस समय खलीफा हुआ करता था। और अंग्रेजों ने यहाँ पे एक शिष्टमंडल को यह दिया था कि तुर्की के खलीफा के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जैसे इस्लामिक लोगों को कोई हानि पहुंचे या उनको कष्ट पहुंचे। लेकिन इसका सीधा उल्लंघन किया गया और तुर्की के सुल्तान को अपमानित किया गया और उनके राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया, यूनान को अलग कर दिया गया, बहुत से जो उनके क्षेत्र थे वो स्वतंत्र हो गए। इसी के विरोध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें अली बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए कहा और एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। गांधी जी को यह हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा एक सुअवसर दिखा और गांधी जी ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। हालांकि अगर दूरदर्शिता के हिसाब से देखेंगे तो गांधी जी का यह निर्णय बिल्कुल गलत था और आज के हिसाब से देखें, क्योंकि इसने गांधी जी ने एक इस ऐसे मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाया जो बाद में इसको सांप्रदायिक कहा जा सकता है। एक दकियानुसी विचारधारा को लेकर गांधी जी ने आंदोलन चलाया, लेकिन गांधी जी का कहना था कि यह भले ही बेकार हो मुद्दा हो, लेकिन इसमें हमारे देश के हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलने का मुझे दिख रहा है। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को स्वीकार किया और खिलाफत आंदोलन में जो उनको खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था उसको भी गांधी जी ने स्वीकार किया। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि 1920 में वहां पे तख्ता पलट हो गया और कमाल पाशा ने सुल्तान के तख्ता पलट करके वहां पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी। इस तरह यह अपने आप ही समाप्त हो गया और इसी के साथ भारत में खिलाफत आंदोलन की भी समाप्ति हो गई। इसी को हम देख लेंगे। भाई खिलाफत आंदोलन अगर आपको 200 शब्दों में पूछता है लिखने के लिए तो आपको यही लिखना है और यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाली शेवर्स की संधि, यह था शेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। संसार भर में के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों के इस शर्त पे सहायता की थी कि वो तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वहां के सुल्तान जो इस्लामिक जगत के खलीफा थे उनको अपमानित नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति का उल्लंघन किया और तुर्की के सुल्तान को अपमानित कर उनके राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इसी को लेकर 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। एक भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया। 1918-19 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी एवं अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से यह क्या गया जोर पकड़ा। 1919-20 में यह आंदोलन, देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन नेता जुड़े हुए थे, तो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और अब्दुल कलाम आजाद भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे।
लेकिन हम देखते हैं कि 1920 में वहाँ क्या हो जाता है, ऑलरेडी वहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है और कमाल पाशा जिसको अतातुर्क उपाधि दिया गया। मतलब अतातुर्क का मतलब होता है तुर्की का पिता उपाधि दिया गया और अतातुर्क ने वहाँ तख्ता पलट करके राजशाही को समाप्त कर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की। इस तरह हम देखते हैं कि 1920 तक आते आते खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाता है। अब गांधी जी ने इसी आंदोलन को आगे परिवर्तित कर दिया असहयोग आंदोलन में। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया। सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस समिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया था, यह विशेष अधिवेशन था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन पर कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन बनाया गया, विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। एकमात्र यही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। 1920 का विशेष अधिवेशन था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार क्या है, शैतान है, जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और शंकरन नायर तथा सर नारायण चंद्रावकर ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव का विरोध किया, फिर भी अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। असहयोग का अर्थ होता है कि हम सरकार का साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे किसी मुद्दे पे। इसी को लेकर गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज सरकार क्या है, वो निरंकुश है, वह साथ देने के लायक नहीं है, इसलिए हम इनके साथ किसी टाइप का कोई सहयोग संभव नहीं है। और इसी को लेकर, क्योंकि अंग्रेजों को अपने किए गए गलती पे कोई पश्चाताप नहीं है, इसी चीज को लेकर गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस के उस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका विरोध सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना, सियारदा जैसे लोगों ने किया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसी समय जिन्ना आदि लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि ने, क्योंकि इनको लगता था कि इस समय चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो मतलब कांग्रेस को अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे क्या उनको और कठिनाई हो इस दौर में, और सहयोग करने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। लेकिन अली बंधुओं के सहयोग और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से गांधी जी का यह प्रस्ताव जो था असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में पास हो गया। और इस तरह गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। एक अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं ने भी गांधी जी का साथ दिया। उनमें अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली और डॉक्टर अंसारी आदि सम्मिलित थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया और 6 महीने के अंदर ही इसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, तिलक स्वराज फंड क्या था? 1920 में हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और यहाँ से एक बार एक प्रश्न पूछा था यूपी में कि गांधी जी के साथ तिलक की अर्थी को किस नेता ने कंधा दिया था? यह क्वेश्चन आया था यूपीसीएस में कि गांधी जी के साथ तिलक की अर्थी को किस
नेता ने, मुस्लिम नेता ने कंधा दिया था, तो वो था शौकत अली ने दिया था। अली बंधुओं में से छोटे अली, शौकत अली ने गांधी जी के साथ तिलक की अर्थी को कंधा दिया था। और उनकी मृत्यु के बाद इसी असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में गांधी जी ने एक तिलक स्वराज फंड का गठन किया। और हम इस आंदोलन की लोकप्रियता को इसी से आंका जा सकता है कि 6 महीने के अंदर ही इसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा हो गए। लोगों ने इसमें भरपूर दान दिया, जिनकी जितनी औकात थी उस हिसाब से लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, सब महिलाओं ने, सभी लोगों ने इसमें फंड में दान दिया। और देखते ही देखते मात्र 6 महीने के अंदर उस समय 1 करोड़ से ज्यादा रुपए इस फंड में इकट्ठा हो गए। अभी यह आंदोलन चल ही रहा था कि चौरी चौरा का कांड हो गया। चौरी चौरा ज्ञान कांड क्या था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ। इसके तहत यह कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा प्रखंड में यह काम हुआ कि वहां पे किसानों, जो आंदोलन हो रहा था, आंदोलनकारियों को पुलिस के द्वारा जब दबाया गया तो जनता क्रुद्ध होकर पुलिस वालों पर हमला कर दिया, उन्हें थाने में बंद करके आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही जल के मर गए। अंततः इसी कांड को लेते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसकी काफी आलोचना हुई, लेकिन गांधी जी का मानना था कि भारत की जनता जो है अभी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बाद से खिलाफत आंदोलन की यही समाप्ति हो जाती है और गांधी जी एक मुकदमा चलता है और गांधी जी को जेल भेजा जाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही गांधी जी को हो जाती है और गांधी जी रचनात्मक कार्यों में लग जाते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। और कहाँ हुआ था ये भी पूछा हुआ एग्जाम में। तो यह हुआ है संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी और एक थानेदार सहित 21 सिपाही इसमें जल के मर गए। यही था चौरी चौरा कांड। इसी का को आंदोलन को, चौरी चौरा कांड को आधार बनाते हुए गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन जो 1919 में शुरू हुआ था और 1920 में वो यह अपने आप किसमें असहयोग आंदोलन में बदल गया था, इसकी समाप्ति हुई। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन की स्थगित हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन भी क्या हो गया? अपने आप में अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि दोनों ही आंदोलन को गांधी जी एक ही साथ चला रहे थे। जब खिलाफत आंदोलन ही समाप्त हो गया तो क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत, गांधी जी का खिलाफत आंदोलन या गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, किस कारण समाप्त हो गया? तो चौरी चौरा कांड क्या थी? एक तत्कालिक घटना थी, जिसमें अगर गांधी जी जानते थे कि अगर जनता हिंसक हो जाएगी, गांधी जी का यह मानना था कि पूरी तरह जनता जो है अभी किसी इस तरह के एक अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। अगर जनता हिंसा पर उतर जाएगी तो जानते थे कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली हैं, वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी हिंसा होगी वो उसको, उस आंदोलन को कुचल देंगे। इसीलिए इन्हें गांधी जी ने उसके पहले ही अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसमें गांधी जी की बहुत आलोचना हुई। सुभाष चंद्र बोस से लेकर जवाहरलाल नेहरू आदि ने, सभी लोगों ने गांधी जी को आलोचना किया, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि इसी के साथ भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाएगी। बहुत से युवाओं ने इसमें गांधी जी का विरोध किया, जिसमें भगत सिंह आदि लोग थे। जो बहुत से ऐसे लोग थे जो गांधी जी के आह्वान पे कॉलेज और वकालत छोड़ दिया था। आदि लोगों ने भी गांधी जी को काफी विरोध किया, लेकिन गांधी तो गांधी थे। गांधी किसी के विरोध को लेते ही नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि जनता जो है अभी पूरी तरह नहीं तैयार है तो नहीं, क्योंकि गांधी जी अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहने वाले थे। और इतने विरोध के बावजूद भी गांधी जी ने 1922 में अपने आंदोलन को वापस लिया।
अगर परीक्षा में पूछता है गांधी जी का असहयोग आंदोलन, तो यही लिखना है आप। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में पूछता है तो आपको यही लिखना है। अब हम देखते हैं कि 1924 में क्या होता है। 1922 में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन किस लिए हुआ? चुनाव में भाग लेने के लिए। इसको लेकर कांग्रेस में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लगता है कि कांग्रेस का बंटवारा हो जाएगा। गांधी जी इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं और 1924 में गांधी और सी आर दास, जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके बीच एक समझौता होता है जिसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है और कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही इनको चुनाव लड़ने का परमिशन दिया जाता है, आदेश दिया। इसी को गांधी दास फैक्ट कहा जाता है। गांधी दास फैक्ट 1924। खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिए गए। हम बताए कि गांधी जी को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को कहाँ रखा गया था? गांधी जी को यरबदा जेल में रखा गया। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को यरबदा जेल में रखा गया, जहां गांधी जी के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। नवंबर 1924 ईस्वी में गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जो गांधी दास फैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। असहयोग जो होगा अब यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे। पहले इसी चीज को लेकर विरोध था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि जो युवा नेता थे वह इस चीज का विरोध किए, लेकिन बाद में गांधी जी ने इस स्थिति को संभाला और गांधी दास पैक्ट के बाद यह हुआ कि कांग्रेस के भीतर रहते हुए ही आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में स्वराज पार्टी भाग लेगी और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी। यही था गांधी दास पैक्ट। अब हम देखेंगे कि इस बीच में कुछ वामपंथी आंदोलन भी उभरे। कुछ वामपंथी आंदोलन देखते हैं। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टों ने के ग्रुप के नेता सत्य भक्त ने 1 सितंबर 1924 को कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1924 को कहाँ हुई थी? कानपुर में। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए। इसमें क्या था? संपूर्ण स्वराज की प्राप्ति, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण का स्वामित्व क्या हो? सामूहिक हो। मतलब मार्क्स के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वामपंथी आंदोलनों का सूत्रपात किया गया। 1924 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किसने किया था? सत्य भक्त ने किया था। लेकिन हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की विधिवत जो स्थापना हुई वो ही 1925 में। इसलिए परीक्षा में अगर पूछता है, क्वेश्चन पूछा है तो यही डेट पूछता है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना कब हुई थी? वो हुआ था 1925 में, बंबई में हुआ। 1925 में बंबई में। इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विधिवत, देखिए स्थापना तो 1924 में हुई थी, लेकिन इसकी विधिवत जो स्थापना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के केवल सदस्य के रूप में सत्यभक्त ने भाग लिया था उसमें, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ। कहाँ हुआ था? बंबई में। बंबई में। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ।
1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई बंबई में। इसके संस्थापक कौन थे? श्रृंगारवेलु चेट्टियार। श्रृंगारवेलु चेट्टियार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहले अध्यक्ष और इसके संस्थापक कौन थे? श्रृंगारवेलु चेट्टियार, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ। इसने 3 अपना प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए: भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारत में सोवियत रूस जैसी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करना। शुरुआत में हम देखते हैं 1925 में जो अखिल भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई श्रृंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में, उस पार्टी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार का गठन करना, मतलब कम्युनिस्ट शासन का गठन करना। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में साम्यवादी जो आंदोलन हुआ उसको इतिहास में 5 चरणों में बांट कर देखा जा सकता है। प्रथम चरण जो था उसमें 3 षड्यंत्रों के मुकदमों का काल कहा जाता है। इसमें 3 षड्यंत्रों में कम्युनिस्टों के ऊपर अंग्रेजों द्वारा कार्रवाई किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। पहला है पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में हुआ। पेशावर षड्यंत्र केस जो 22-23 में हुआ, यह मुकदमा 1922-23 में पेशावर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर आरोप लगाया गया था कम्युनिस्टों पर कि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने की साजिश किया। अभियुक्तों की तरफ से हाई कोर्ट में नामी बैरिस्टर अब्दुल कादिर ने जोरदार पैरवी की के कारण ज्यादा लंबी सजाएं नहीं हो सकी। मतलब पेशावर कांड में जो 1922-23 में हुआ था, इसमें कम्युनिस्टों पर यह आंदोलन इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को नुकसान पहुंचाने की और उखाड़ फेंकने की साजिश की। लेकिन हाई कोर्ट में ने नामी बैरिस्टर अब्दुल कादिर की जोरदार पैरवी के कारण कम्युनिस्टों को लंबी सजाएं नहीं हुई, लेकिन कुछ कम्युनिस्टों को इसमें सजाएं हुई। यही था पेशावर कांड। इसका डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेट याद रखेंगे। दूसरा था कानपुर षड्यंत्र केस 1924। कानपुर षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इसी को क्या कहते हैं? कानपुर षड्यंत्र। क्योंकि अंग्रेज सरकार क्या थी? अंग्रेज सरकार घबरा गई थी कम्युनिस्ट आंदोलन से, क्योंकि वो रूस में देख चुके थे कि रूस में क्या हुआ था। रूस में वहां के जारशाही को समाप्त करके वहां के कम्युनिस्टों ने सत्ता पर काबिज हो गए थे, स्थापना कर दिया था। अब ब्रिटिश सरकार इस तरह का कोई भी आंदोलन नहीं चाहती थी भारत में जिससे उनके हितों को नुकसान पहुंचे। इसीलिए उसने शुरुआती ही दौर में भारत में उभरने वाले कम्युनिस्ट आंदोलनों को कुचल देना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने इन पे इल्जाम लगाकर शुरुआत में 3 षड्यंत्रों के द्वारा इस आंदोलन को इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की, जिसमें पहला था पेशावर षड्यंत्र और दूसरा कानपुर षड्यंत्र और तीसरा हम देखेंगे कि मेरठ षड्यंत्र था। मेरठ षड्यंत्र केस यह 1929 से 1933 तक इसमें केस चला था। इसमें मेरठ षड्यंत्र केस क्या था? 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर के 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ कायडू और डॉक्टर अंसारी जैसे लोग प्रतिवादी की तरफ से पेश हुए। गांधी जी इनसे जेल में मिलने गए कम्युनिस्ट नेताओं से और साम्यवादी नेताओं के प्रति गांधी जी ने सहानुभूति प्रकट किया था। और इसी कम्युनिस्ट आंदोलन में मेरठ षड्यंत्र केस में कम्युनिस्टों की तरफ से 2 अंग्रेज कम्युनिस्ट भी इसमें गिरफ्तार किए गए थे। यह पूछता है एग्जाम में, पूछा हुआ है कि किस षड्यंत्र केस के तहत 2 अंग्रेज कम्युनिस्ट भी गिरफ्तार किए गए थे? वह था मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत
साम्यवादियों पे जो मुकदमा चलाया गया उसमें 2 साम्यवादी ब्रिटेन के भी थे, जॉर्ज स्प्रेट और ब्रैंड पीट। जॉर्ज स्प्रेट और ब्रैंड पीट जो थे उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है। जिस समय गांधी जी का जिस समय राष्ट्रवादी आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, उसी समय साम्यवादी आंदोलन को संगठन और विचारधारा संबंधी प्रश्नों के कारण बहुत हानि उठानी पड़ रही। कहने का मतलब ये हुआ क्या? देखिए, जब भी रूस भारत में जो भी कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ वो सोवियत संघ से प्रभावित था। सोवियत संघ अगर कभी मित्र राष्ट्रों का साथ देता था तो यहाँ के कम्युनिस्ट जो थे उनका सुर बदल जाता था, वे ब्रिटिश शासन का हितैषी हो जाते थे। अगर सोवियत रूस उसका विरोध करता था तो यहाँ विरोधी हो जाते थे। इनकी अपनी कोई एक नीति ही नहीं थी, यह पूरी तरह से सोवियत रूस के द्वारा संचालित हो रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, इनके विचारधाराओं में विरोधाभास की स्थिति रही। इसी को लेकर इनके आंदोलन को काफी हानि उठानी पड़ी। 1928 में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन से संकेत प्राप्त कर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वामपंथी और दक्षिणपंथी अंगों पर प्रहार शुरू कर दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय सोवियत रूस और ब्रिटेन के संबंध अच्छे हो रहे थे। इसीलिए इंटरनेशनल साम्यवादी संगठन के मतलब जिसका गठन रूस के माध्यम से किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, उसके निर्देश के बाद इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस और अन्य संगठनों का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट नेताओं ने गांधी जी को बुजुर्गा वर्ग का नेता घोषित कर दिया। गांधी जी को बुजुर्गा वर्ग का नेता। बुजुर्गा वर्ग मतलब कौन था? बुजुर्गा वर्ग कम्युनिस्ट में कहने का मतलब यह हुआ कि जो लोग क्या करते थे, शोषण करते थे, जो मजदूरों का शोषण करते थे, जो जिनके पास धन थे, जमीन थे, वो कौन थे? बुजुर्गा वर्ग के अंतर्गत आते थे। और इन्होंने कहा कि गांधी जी जो हैं वो उन्हीं के नेता हैं, गरीबों के हितों से गांधी जी का कोई संबंध नहीं है। तीसरा जो चरण था, अब कम्युनिस्ट आंदोलन में तीसरा चरण साम्यवादी और साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा बना। चौथा चरण द्वितीय विश्व युद्ध और साम्यवादियों की उल्टी छलांग। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि रूस किसके साथ था? मित्र राष्ट्र संघों के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र संघों के साथ सोवियत संघ के जाने से भारत में कम्युनिस्टों की विचारधारा ही बदल गई और वह विरोध की जगह पे यहाँ पे ब्रिटिश शासन का सहयोग करने लगे। पांचवा चरण शक्ति के हस्तांतरण के लिए बातचीत तथा साम्यवादियों की बहुराष्ट्रीय नीति। अब हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन होता है। HRA क्रांतिकारी के आंदोलन के दूसरे चरण में हम देखते हैं कि HRA का गठन होता है 1924 में कानपुर में। HRA का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है 1924 में कानपुर में। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी इत्यादि लोग थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। HRA का गठन 1924 में हम देखते हैं, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का कानपुर में जन्म हुआ और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब तथा मद्रास प्रांतों में इनकी शाखाएं स्थापित की गई। HRA का जो गठन हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, इसकी जो अन्य शाखाएं थी वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पे भी स्थापित किया गया। इसी
संगठन ने काकोरी कांड, इन्हीं संगठन के द्वारा काकोरी कांड हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ? काकोरी केस हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी केस। इसमें क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ आने वाली पैसेंजर 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक इन्होंने लूटा, जिसमें सरकारी खजाना लखनऊ आ रहा था। इसी को कहते हैं काकोरी केस, क्योंकि यह जो हुआ था, यह कहाँ हुआ था, कहाँ लूट हुआ था? लखनऊ के काकोरी स्टेशन पर यह कांड हुआ था, इसीलिए इसे काकोरी केस कहते हैं। और इसमें 17 लोगों, इस पे 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर केस चलाया गया था। इसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई, 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ और 4 लोगों को फांसी की सजा दिया गया। यही था काकोरी केस। अब परीक्षा में इंपॉर्टेंट है इसका डेट, ठीक है, ये डेट पूछता है। और काकोरी कहाँ है यह जान लीजिए, लखनऊ के पास है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास है। किस ट्रेन को इन्होंने लूटा था? 8 डाउन मालगाड़ी को, जो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। और किसको किसको फांसी दिया गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछता है। इसमें हम देखते हैं कि 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ हुआ था? गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को इलाहाबाद नैनी जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कहाँ पे फांसी दी गई ये भी पूछता है। फैजाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद, रोशन लाल को इलाहाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आंदोलन संगठन जो था ये मृत्युप्राय हो गया, लेकिन इसके एक अन्य नेता चंद्रशेखर आजाद, जो अभी तक फरार स्थिति में थे, इन्होंने HSRA 1928 में HSRA का गठन किया। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का इन्होंने गठन किया। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया 10 सितंबर 1928 को। कहाँ पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। इसमें भगत सिंह ने भी अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया। काकोरी षड्यंत्र कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के बाद होने वाले पुलिस दमन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्रांतिकारी संगठन के रूप में अस्तित्व कुछ समय के लिए क्या हो गया? समाप्त प्राय हो गया। हम देखते हैं कि काकोरी केस के बाद HRA के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, दमन कार्रवाई बढ़ गई और यह संगठन लगभग मृत्युप्राय हो गया। उसी के संवाद, इसी संगठन के एक नेता चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इन्होंने एक नए संगठन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। और इन्होंने इसका नेतृत्व किसको दिया? इसका नेतृत्व इन्हें सरदार भगत सिंह को दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि इन्होंने पहली कार्रवाई क्या किया? साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के लिए उन्होंने सैंडर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए सैंडर्स को उन्होंने गोली मार दिया। इसी को लाहौर कांड के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि 4 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का बम कांड होता है। इसमें कौन थे अभियुक्त? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में उस समय 2 बम तथा कुछ पर्चे फेंके गए, जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी।
पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है, लेकिन इससे किसी को हानि नहीं हुई और भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर दिया गया और लाहौर षड्यंत्र केस के को इस केस के साथ नथी कर दिया गया और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दे दी गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा। वही है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। भाई इसी केस के बाद से लाहौर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1929 में लाहौर षड्यंत्र मुकदमा हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक SHRA के जो क्रांतिकारी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। उन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। जेल में रहते हुए जिन कैदियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उन्होंने साधारण अपराधियों की बजाय राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया था। इन्हीं भूख हड़तालियों में एक जतिन दास थे, जिनकी मृत्यु अनशन के 64वें दिन हो गया। यह क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में कि किस क्रांतिकारी की लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी? वो थे जतिन दास। और इसी मुकदमे के तहत हम देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। पहले ही 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के सैंडर्स पार्क में अंग्रेज गोली के शिकार हो गए और वहां पे अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान इन्होंने अपने आप को गोली से उड़ा लिया। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को। इसलिए यहाँ डेट इंपॉर्टेंट होता है, जो परीक्षा में पूछता है। अब देखेंगे हम गांधी जी का जो आंदोलन रहा वो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 30। क्योंकि हम देखते हैं कि 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यों में लग जाते हैं। इसीलिए इसके बीच में हम कुछ जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, कम्युनिस्ट आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, उसको हमने देख लिया। अब हम गांधी जी के आंदोलन दांडी मार्च को देखेंगे। दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों, ये पूछता है एग्जाम में कि कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च कहाँ जाकर समाप्त किए थे? नवसारी जिला, गुजरात। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 को 241 मील की लंबी यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। यही था गांधी जी का दांडी मार्च। क्या था? गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यों से बाहर निकलते हुए गांधी जी क्या थे? गांधी जी उन सब चीजों को उठाते थे जो आम जनता के हित की चीज थी। उन्होंने नमक जैसे छोटे मुद्दे को उठाकर इतना बड़ा आंदोलन कर दिया जिससे अंग्रेज गांधी जी से समझौता करने पर बेबस हो गए। पहला गांधी जी का जो था वो नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च कहा जाता है, उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया और 241 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के पश्चात अपने 78 अनुयायियों के साथ वो नवसारी जिले के दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया? नमक सत्याग्रह किया। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। यह दोनों डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछता है। और कितने अनुयायी गांधी जी के साथ थे? 78। एक बार पूछा हुआ था
कि गांधी जी के 78 अनुयायियों में कौन कौन लोग थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो इसमें ईसाई को छोड़कर हिंदू, मुस्लिम और सिख सदस्य शामिल थे। उसी समय गांधी जी के इस आंदोलन से प्रभावित होकर हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों ने भी अपने नेता सीमांत गांधी, जिनको अब्दुल गफ्फार खान या खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता था, उनके नेतृत्व में उन्होंने वहां पे लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया। लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहा जाता था कि ये लोग लाल रंग का कुर्ता धारण करते थे, इसीलिए इसको लाल। और यह भी एक क्या था, पूरी तरह से गांधीवादी आंदोलन था, लाल कुर्ती आंदोलन। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम देखते हैं कि मणिपुर में भी गांधी जी के इस आंदोलन का असर वहां भी दिखा और वहां भी सभ्य ने अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का असर हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम, जहां गांधी नहीं भी गए, जहां गांधी जी नहीं भी गए, वहां भी इसका असर विद्यमान होता है। जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हम देखते हैं कि वहां के पठानों ने खुदाई खिदमतगार के नेतृत्व में वहां आंदोलन चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। वहां पे नागाओं ने यदु नांग के नेतृत्व में वहां पे असहयोग कर बंदी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में कोई क्या कहते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहते हैं, जदो नांग जिया तरंग आंदोलन जो मणिपुर में चलाया गया था 1930 में। यह क्या था, यह भी सबने अवज्ञा ही आंदोलन था, जहां पे जदो नांग को पकड़ के फांसी की सजा दे दी गई और यह आंदोलन स्वतः ही मणिपुर में समाप्त हो। हम देखते हैं कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में, सेंट जेम्स पैलेस। पूछता है एग्जाम में, उद्घाटन किसने किया? वहां के राजा जॉर्ज पंचम ने। अध्यक्षता कौन किसने किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 89 थी। इसमें भाग लेने वाले जो मुख्य प्रतिनिधि थे, हिंदू महासभा से जयकर और मुंजे, उदारवादियों से चिंतामणि और टीबी सप्रू, मुस्लिम नेताओं के मुस्लिम लीग से आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, सिखों की ओर से सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन में केटी पाल, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे सदस्य थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, कई बार एग्जाम में आया, और देशी रियासतों के 16 राजाओं ने इसमें भाग लिया। लेकिन कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण इस आंदोलन सम्मेलन का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस भारत के एक बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व करती थी। इसीलिए गांधी जी की बात को मानते हुए यहाँ पहली बार देखते हैं कि अंग्रेज झुकते हुए गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी और इरविन समझौता हुआ, और इसको क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया गया इरविन के द्वारा। जो इरविन क्या थे, उस समय भारत के वायसराय थे। क्या स्वीकार किया गया कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है, उन्हें छोड़कर शेष सभी को रिहा कर दिया जाएगा। मतलब जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है और जो जेल में बंद हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। और भारतीय जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वह नमक बना सकते हैं। भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर रहते हुए वे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भी निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी।
यही था गांधी इरविन पैक्ट। मतलब इसमें क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट में मुख्य मुख्य चीजें क्या थी, गांधी इरविन समझौते के तहत उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, मतलब जिनके ऊपर हिंसात्मक केस नहीं है। दूसरा चीज कि भारतीय जो लोग हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो वहां पे नमक बना सकते हैं। तीसरा कि शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पे जो धरना प्रदर्शन होता है वह कानून की सीमा में रहते हुए वो कर सकते हैं। और कांग्रेस ने भी कुछ बातों को स्वीकार किया इरविन के, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस निकट भविष्य में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। यही था गांधी इरविन पैक्ट। लेकिन हम देखते हैं कि चूंकि गांधी इरविन पैक्ट का विरोध भी हुआ, खास करके इसलिए विरोध हुआ कि कुछ लोगों का कहना था, युवाओं का कहना था कि गांधी जी ने भगत सिंह और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त इन लोगों के लिए कोई मांग नहीं किया। अगर गांधी जी चाहते तो वह मजबूर कर सकते थे इरविन को, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए मजबूर नहीं किया और इसको लेकर गांधी जी को 1931 में होने वाले कराची अधिवेशन में गांधी जी का काफी विरोध हुआ और युवाओं ने कराची स्टेशन पर गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए। इसीलिए यहीं पे हम देखते हैं कि गांधी जी का और इसी आंदोलन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया और मौलिक अधिकार का कर्तव्य जो था इसको भी स्वीकार किया गया। यहीं पे गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद, मतलब गांधी की जो विचारधारा है, मतलब कहने का मतलब हुआ गांधी जी ने कहा कि हम हिंसा का को कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहे थे वहीं पे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी यूनियन पैक्ट को भी स्वीकार कर लिया गया। यहीं पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गांधी जी ने कहा था यहीं पे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद या गांधी की विचारधारा नहीं मर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी किसी भी तरह हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य के रूप में हम देखते हैं कि इस सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस समय ब्रिटेन में सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था। अनुदारवादियों ने सैमुअल हॉक को भारत मंत्री और विलियम लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया। अब हम देखते हैं कि इस समय लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर बन के आ गया था और गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज पर बैठकर इंग्लैंड पहुंचे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है गांधी जी किस जहाज पे बैठ के भाग लेने गए थे गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो वो था एस राजपूताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की कार्य समिति के एक और सदस्य सरोजिनी नायडू ने भी भाग लेने गई, लेकिन वो अपने खर्चे से गई थी और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया इसमें। लेकिन वहां गांधी जी गए
तो वहाँ देखें कि वहाँ पे अंग्रेजों की मंशा कुछ और ही थी। वह भारत के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते थे ऐसा जिससे भारत का हित हो। इसलिए गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद आने के बाद काफी निराश हुए और उन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया गया और द्वितीय सविनय अवज्ञा की गांधी जी ने शुरुआत कर दी 4 जनवरी 1932 को से 7 जनवरी 1934। दिसंबर 1930 में कांग्रेस ने न लगान न टैक्स का अभियान चलाया। इसी समय देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या आया, सांप्रदायिक पांचाट कम्युनल अवार्ड आया 16 अगस्त 1932 से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कम्युनल अवार्ड आया। इसके तहत अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसी के विरोध में हम देखते हैं कि गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया और इसी के तहत काफी मान मनोबल के बाद गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है 26 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक निर्णय के गांधी जी पूना के यरबदा जेल में थे। गांधी जी ने इस घोषणा का प्रबल विरोध किया और अपनी मांग को मनवाने के लिए उन्होंने 20 सितंबर 1932 में जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट। हुआ क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो पंचायत घोषित किया गया था उसमें दलितों को एक अलग धर्म वर्ग के रूप में मान गया था और उनको अलग से जिस तरह सिखों अंग्रेजों को अधिकार देने की बात थी उसी तरह दलितों को भी देने की बात हुई, जिससे गांधी जी को यह लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं और इनके आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए गांधी जी ने उसका विरोध किया और इसी विरोध के कारण बाद में हम देखते हैं 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है जिसके तहत दलितों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। के अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानसभा मंडल दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सेंट्रल लेजिस्लेचर में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दिया गया। यही था गांधी और अंबेडकर का पूना पैक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसका कोई बहुत महत्व नहीं है, 1932 में होता है। तो इसका डेट आप लोग याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अंबेडकर जो थे तीनों में भाग लेने और कांग्रेस एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को आया अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस मंत्रिमंडल हम देखते हैं कि 1937 के चुनाव में के बाद कांग्रेस ने 8 जगहों पे सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद जब इन सरकारों से कोई राय लिए बिना भारत को भी युद्धरत घोषित कर दिया गया तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसी के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 में कहाँ हुआ, रामगढ़ में। 1939 में हुआ, 1939 में रामगढ़ में आयोजित हुआ। इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। यही था अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि उस अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था, इसीलिए उसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया, जो कि मतलब इसी शर्त पे सहयोग किया जाएगा इस समय कि अगर सरकार यह मान ले कि एक अंतरिम सरकार का वह गठन
करेगी तभी इस पे सहयोग किया जाएगा। अब देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कराते हैं गांधी जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया, जिसकी या किसकी विचारधारा थी? गांधी जी की विचारधारा थी। और पहला जो सत्याग्रही बनाया गया, यह कहाँ शुरू किया गया? पवनार आश्रम से। क्वेश्चन पूछा गया है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुआ था पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। 5 जनवरी, देखिए पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो परीक्षा में पूछता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1941 में 40 में इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 1941 में इसको फिर शुरू किया गया और जवाहरलाल नेहरू इसके द्वितीय सत्याग्रही बने। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी किया गया। अब हम देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942। क्रिप्स मिशन 1942। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन कहाँ? भारत पहुंचा, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसमें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। मतलब आजादी की बात नहीं थी, और उसको राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार, प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और तीसरा, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू करेगी। एक, जो प्रांत इसमें सहमत नहीं है उन्हें अस्वीकार करने की स्थिति में वो रह सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस और लीग दोनों ने इसका विरोध किया। इसने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लीग की भी मांग इसमें कहीं पूर्ति नहीं हो रही थी। और गांधी जी की जो मांग थी, पूर्ण स्वराज की मांग, आजादी की मांग, वो भी नहीं हुआ। इसीलिए गांधी जी ने इसको क्या कहा? दिवालिया होने वाले बैंक का चेक कहा। दिवालिया होने वाले बैंक का चेक कहा। के बाद हम देखते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की यह अंतिम महालड़ाई थी, जिसे ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों को जापान के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीय के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर चले जाओ। 1942 में हम देखते हैं कि क्या होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 5 जुलाई 1942 को। गांधी जी इस आंदोलन को शुरू होने के पहले अपने हरिजन पत्रिका में लिखा कि अंग्रेज जो हैं भारत को जापानियों के लिए न छोड़े, बल्कि भारतीयों के लिए छोड़कर वो वापस चले जाएं, और भारतीय इस समस्या से अपने आप को निजात पा लेंगे। इसी को लेकर वर्धा प्रस्ताव पास किया गया कांग्रेस के द्वारा। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को। गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस को से भी एक बड़ा मैं आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा आंदोलन जब पास होने की स्थिति
उनका विरोध होने लगा, तो गांधी जी ने कहा कि मैं बालू के रेत से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अतः 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में बैठक बुलाई और गांधी जी के इस विचार का पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। तो ये एग्जाम में पूछता है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पास किया गया था, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। और आंदोलन की जो घोषणा किया गया 1 अगस्त 1942 को अंग्रेज आंदोलन की घोषणा हुई और इस दिन इसको क्या इलाहाबाद में इसको तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया और नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। और भारत में क्या हुआ, 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत किया, जिसको क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर की इन्होंने शुरुआत किया, जिसके तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम देखते हैं कि बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो कांग्रेस का बैठक हुआ 1942 में, उसमें गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और उसी के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर संचालित किया। उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। और कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। गांधी जी को, कस्तूरबा को, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया और बाकी कांग्रेस के नेताओं को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। इसी के दौरान हम देखते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 समानांतर सरकारों का गठन होता है, जो परीक्षा में पूछता है। पहला, बलिया प्रथम समानांतर सरकार राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में और पड़ोसी गाजीपुर दोनों ही स्थानों पर थोड़े समय के लिए स्थापित किया गया। बलिया में 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया था। मतलब बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा जो सरकार बनी तामलुक में, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 तक चलती रही। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि जातीय सरकार कौन थी, तो तामलुक की सरकार थी। यह जो थी सबसे लंबे समय तक चली। बलिया, तामलुक और तीसरा जो बनी वो थी सतारा में। तीसरा जो समानांतर सरकार का गठन किया गया था वह सतारा में। सतारा की राष्ट्रीय सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता कौन थे, वाईबी चौहान। इस तरह हम देखते हैं कि 42 के आंदोलन में यह होता है। अब हम देखेंगे शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन क्या था, 1945 में लॉर्ड बेबल के द्वारा शिमला सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन इसमें 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें मुख्य थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, पटेल आदि नेताओं को। लेकिन मुस्लिम सदस्यों को लेकर मुस्लिम लीग ने यहाँ पे वीटो कर दिया और मुस्लिम नेताओं को भारत के कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले मुस्लिम नेताओं को लेकर मुस्लिम लीग और जिन्ना ने विरोध किया, जिसपे हम देखते हैं कि जिन्ना का कहना था और मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम सदस्यों को भेजने का उसमें केवल अधिकार किसको है, मुसलमान मतलब
मुस्लिम सदस्यों को भेजने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है, और इसको लेकर हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल बेबल ने वीटो कर दिया और यह आंदोलन अपने आप ही यह समाप्त हो गया। यही था बेबल योजना। इसी के बाद हम देखते हैं कि शाही नौसेना का विरोध होता है, विद्रोह हो जाता है 1946 में। यह क्वेश्चन पूछता है, शाही नौसेना का विद्रोह मतलब जहाजों पर काम करने वाले भारतीयों ने ब्रिटिश नौसेना में काम करने वाले भारतीयों ने विद्रोह कर दिया और HSM तलवार पर 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन को लेकर विरोध कर दिया, जिसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी इनको साथ दिया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों से, कांग्रेस के प्रयासों से इनका एक समझौता हो गया, जिसको नौसेना विद्रोह की समाप्ति हुई 1946। उसके बाद देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सत्ता ग्रहण की, और नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव रिचर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। इस तरह हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? 1946 को। भारत वहां पे क्या हुआ, अनुदारवादियों की सरकार हुई ब्रिटेन में और लेबर पार्टी के सरकार का गठन हुआ, और क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार एक मिशन भेजने जा रही है, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में जो पूछता है परीक्षा में, भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट क्या थी, प्रस्तुत की। इसका रिपोर्ट क्या था? पहला था, भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें भारतीय और देशी राज्य दोनों सम्मिलित थे। दूसरा था कि संविधान सभा के गठन के संबंध में एक मिशन में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन को इनकार कर दिया गया, लेकिन क्योंकि कहा गया कि इससे क्या होगा, विलंब होगा, और यह व्यवस्था किया गया कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किए गए, जो समांतर 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित करने का यह प्रावधान किया गया, और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा की रचना हुई और 10 लाख की जनसंख्या पर यहाँ पे एक सदस्यों की नियुक्ति किया गया। यही था कैबिनेट मिशन। इसी उसके बाद हम देखते हैं कि जब कैबिनेट मिशन सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया गया? क्योंकि जब पाकिस्तान की मांग की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो जिन्ना ने सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा कर दी, और पूरे भारत में दंगा फैल गया, और नोआखाली बिहार और संयुक्त प्रांत तथा गढ़मुक्तेश्वर में नोआखाली बिहार और संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर तक फैले दंगे में काफी लोग मारे गए, और पंजाब को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया था। इस पागलपन और मूर्खता के बीच विवेक, साहस की गरिमा एकमात्र मूर्ति महात्मा गांधी रहे, जो माउंटबेटन, इसीलिए गांधी जी को माउंटबेटन ने इसी सीधी कार्रवाई के दौरान गांधी जी को क्या कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दिया। वन मैन बाउंड्री फोर्स कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही
नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। और दंगा का जो सबसे ग्रसित क्षेत्र था नोआखाली, वहां गांधी जी बिना किसी हथियार के, बिना किसी लोगों की सहायता से वहां उन्होंने उस सांप्रदायिक आंदोलन को समाप्त कराया। इसीलिए माउंटबेटन ने गांधी जी को क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माउंट एटली ने घोषणा किया कि हम 20 फरवरी 1947 तक भारत को क्या कर दे, नहीं, जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। यह थी एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति कर भारत भेजा। और यहाँ पे उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू कर दी। और जो माउंटबेटन योजना थी उसका नाम क्या है? 3 जून योजना। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। इसमें क्या था? 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, और भारत आते ही माउंटबेटन ने यहाँ के राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श आरंभ कर दिया। यह विचार विमर्श 24 मार्च से 15 अप्रैल के बीच किया गया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में सर्वप्रथम उन्होंने पंडित नेहरू से मुलाकात की। माउंटबेटन ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के बंटवारे के पक्ष में किया, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया था कि बिना बंटवारा किए काम नहीं चलेगा। इस उन्होंने भारत के बंटवारे का, और सबसे पहले उन्होंने पटेल को इसके पक्ष में किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को समझा बुझाकर बंटवारे के पक्ष में किया गया। और इस तरह हम देखते हैं कि लास्ट में 3 जून 1947 को गांधी जी के विरोध के बावजूद भारत की विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार हिंदुस्तान को 2 हिस्सों, भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं होगा जो इसे मानने के लिए तैयार न हो। मतलब पाकिस्तान, बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए, और उन्हें यदि कोई भी पक्ष प्रांत विभाजन चाहेगा तो उसका विभाजन, मतलब उन जिलों का विभाजन कर दिया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वह भारत के किस भाग में के साथ रहना पड़ेगा। इसी तरह असम के सिलहट जिले को इसी प्रकार जनमत संग्रह द्वारा निर्णय कराया जाए, और भारतीय नरेशों के प्रति पुरानी नीति रहेगी कि सर्वोच्चता के अधिकार उन राज्यों को वापस लौटा दिए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं इस तरह 1947 में भारत आजाद हो गया। इसी के साथ हम आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आप लोग हमारे कोड AKS001 के तहत जरूर एडमिशन लीजिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा कोड है AKS001।